गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को रसायन विज्ञान का कक्षा 10वीं का पहला लेसन, पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण के बारे में जो है कि आप लोग हम पढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनिए और अपने पास कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। पहला टॉपिक है कि किस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वह अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जिसमें क्या चीज़? वह अभिक्रिया जिसमें नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि वह अभिक्रिया, ठीक, जिसमें नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेते हैं उदाहरण। जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु को आप जलाइए, जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी को जब हम जलाएंगे तो जलने के बाद उसके बाद वो लकड़ी का स्थान दूसरा कुछ ले लेता है। क्या लेता है? तो राख बनती है, उसमें से ऊर्जा निकलती है और धुआं निकलता है। फिर वह जो है कि लकड़ी उस अवस्था में नहीं रहती है। लकड़ी जलने के बाद क्या बनता है? तो धुआं निकल जाता है, राख बनता है और ऊर्जा निकलती है। तो लकड़ी का जलना रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ठीक है ना? क्योंकि जलने के बाद नया चीज़ बन रहा है, राख बन रहा है, जिसका गुण लकड़ी के गुण से क्या है? अलग है। उसमें से गैस जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी गुण लकड़ी के गुण से अलग है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। किस अभिक्रिया को? जिसमें कि वह अभिक्रिया जिसमें कि नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, वे पदार्थ जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन पदार्थों को कहते हैं अभिकारक। ठीक है ना? जैसे आप लोग गौर कीजिए, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया का हम उदाहरण दे सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक है ना? जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे देखिए Mg मैग्नीशियम है प्लस O2। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो आपका बनता है 2MgO। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का गुण दूसरा है, ऑक्सीजन का गुण दूसरा है, और ये नया बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मीन्स यह रासायनिक अभिक्रिया है। अब कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम भाग ले रहा है और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। वे पदार्थ जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं उसे कहते हैं उत्पाद। क्लियर हो गया? अभिकारक क्या है? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक, और जो अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? तो उत्पाद है।
अब इसके बाद हमारा आता है जो है कि अगला टॉपिक है, अभी हम लोग क्या पढ़े, रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया है, क्या कुछ उसके गुण होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ गुण होते हैं जिसके आधार पर हम उसे पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला तो जिसे हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि लकड़ी को जलाते हैं, तो अपने लकड़ी को जलाने पर देखा क्या बना, राख बना, ऊष्मा निकली और गैस निकला। तो रासायनिक अभिक्रिया का एक पहला गुण होता है कि उसमें क्या होती है, पहला गुण ये होता है रासायनिक अभिक्रिया का कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, मतलब कि मैक्सिमम रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें का पहला गुण ये है कि गैस निकलता है। गैस का निकलना रासायनिक अभिक्रिया का गुण है, गैस का निकलना। जैसे कोयला जलाइए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। सल्फर जलाइए तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो अभिक्रियाएं, मैक्सिमम अभिक्रियाएं ऐसी होती है, अधिकांशतः ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो कि वो संपन्न होती है तो उन अभिक्रियाओं में गैस निकलता है, ठीक है, पहला गुण है। और दूसरा गुण हो जाएगा आपका अभिक्रिया का अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या है भाई, अब कैसे आप लोग समझेंगे कि अवक्षेप क्या है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि दूध फट जाता है तो नीचे छेना बैठ जाता है, उसी तरह से बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएँ होती है, ठीक है ना, जिसका पारदर्शी विलयन लेते हैं और दो पदार्थों को मिला करके यदि हम अभिक्रिया कराते हैं तो नीचे, ठीक है ना, सफ़ेद रंग का, काले रंग का या भूरे रंग का या लाल रंग का या पीले रंग का पदार्थ नीचे बैठ जाता है, तो समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दूसरा अवक्षेप बनता है, ठीक है ना। तीसरा नंबर है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, बहुत सारे ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कि उत्पाद का कुछ दूसरा रंग होता है और जब अभिक्रिया होने के बाद अभिकारक का कुछ दूसरा रंग होता है और जब अभिक्रियाएं हो जाती है तो उससे जो उत्पाद बनता है वो दूसरे रंग का हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे तो ये सिद्ध होता है कि रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, अभिकारक से उत्पाद बनने पर रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। तीसरा नंबर है। और चौथे नंबर में है आपका ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, अधिकांशतः ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें अभिकारक का ताप कम रहता है, आज उत्पाद बनता है तो ताप बढ़ जाता है, या अभिकारक ताप अधिक होगा, उत्पाद बनेगा तो ताप कम हो जाता है। तो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में ताप में भी परिवर्तन होता है। आपका 5वां नंबर है अवस्था परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अभिकारक का अवस्था ठोस है, जैसे कार्बन ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया जो कि गैस अवस्था में होती है। तो अभिकारक का अवस्था कुछ दूसरा रहेगा और उत्पाद का अवस्था दूसरा हो जाएगा, तो इस तरह से अवस्था परिवर्तन होता है। तो ये हो गए आपके 5 रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण। अब अगला हमारा टॉपिक ये है कि
रासायनिक समीकरण क्या है? हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण क्या है? क्या चीज़? रासायनिक समीकरण क्या है? ये रासायनिक समीकरण तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पादों को संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा संक्षेप में व्यक्त करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को संक्षेप में संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे मैंने कहा कि जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट हो गया कि जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस पूरे बड़े स्टेटमेंट को हम संक्षिप्त में जिंक के लिए जिंक का संकेत लिख दिए, प्लस अब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर तो प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। इतने पूरे स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में लिख दीजिए Zn + H2SO4 और एरो लगा देते हैं। उसके बाद जो उत्पाद बनता है जैसे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती। तो अब इन लोगों को भी संक्षेप में ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस के लिए H2 लिख दिए। तो ये जो हम संक्षिप्त में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, ये हो गया और ये हो गया उत्पाद, उसको हम क्या करते हैं? संकेत के द्वारा, देखिए संकेत लिखा है, या सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त में हम लिख देते हैं। तो उस विधि को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि दिखाया गया है, और भी हम दिखा सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं रासायनिक समीकरण और प्रदर्शित करने की विधि है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन का ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने का, तो कार्बन के लिए C लिख दिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति O2 दिखा दिए और बन गया आपका CO2। तो इस अभिक्रिया को हम संक्षिप्त में लिख दिए। तो लिखते समय क्या करते हैं हम? अभिकारक के सूत्र या फॉर्मूले को इस साइड में लिख देते हैं, जितने भी होंगे। जैसे इसमें 2 अभिकारक है और बीच में एरो लगा देते हैं। उसके बाद जो बनता है उत्पाद, उसके संकेत या सूत्र को इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण हो जाता है। अब ये रासायनिक समीकरण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा समीकरण लिखते हैं जो असंतुलित होता है। कौन सा? असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा? असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है भाई? असंतुलित रासायनिक समीकरण मतलब कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसे? जिसमें अभिकारक साइड में परमाणुओं की संख्या कुछ और है और उत्पाद के साइड में परमाणुओं की संख्या कुछ और है। ऐसे समीकरण को बोलते हैं
असंतुलित समीकरण। जैसे मैंने लिख दिया नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस है, अभिक्रिया करता है तो बनता है अमोनिया NH3, ये बन गया अमोनिया, अमोनिया बना ना अमोनिया। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन इधर कितना है 2 और इधर नाइट्रोजन एक ही है। हाइड्रोजन कितने हैं 3 दूना 6 और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3 ही है। तो इधर जो है कि परमाणुओं की संख्या कुछ अधिक है और इधर परमाणु की संख्या क्या है कम है। तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक के तरफ परमाणु की संख्या कुछ और हो और उत्पाद के तरफ परमाणु की संख्या कुछ और हो, मतलब कि वह समीकरण जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण? संतुलित, इसी का उल्टा वह समीकरण जिसमें अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो बराबर हो, ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए 2Mg + O2, मैंने लिख दिया 2MgO, लिख दिया ना। मैग्नीशियम 2 है इस तरफ तो इधर भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है तो इसमें इंटू हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी 2 है, मतलब दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या है बराबर है। तो ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो बराबर हो, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है उस पर ध्यान देते हैं। तो अभिक्रियाएं हम लोगों को जो पढ़ना है वो आपकी है 5 प्रकार की, ध्यान देते हैं। पहला है योग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है पहला? योग अभिक्रिया, फर्स्ट नंबर योग अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा नंबर आपकी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया और थर्ड नंबर है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ नंबर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और फिफ्थ नंबर है आपका ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ये हमें अभिक्रियाएं
इतने प्रकार की अभिक्रियाओं को हमें अध्ययन करना है। कौन कौन? योग अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं योग अभिक्रिया पर, अपना ध्यान देते हैं। क्या है योग अभिक्रिया? क्या है? कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक के अणु आपस में संयोग करके, आपस में क्रिया करके संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं योग अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया भाई? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को योग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं C+O2 CO2, अरे कार्बन और ये ऑक्सीजन, दो अभिकारक हो गए ना, अभिक्रिया किए और एक उत्पाद बना दिए। ऐसे ही H2 + Cl2, दो है, अभिक्रिया करके एक बना दिए। बहुत सारे ऐसी अभिक्रियाएं हैं, आपको अभी हम लोग पढ़े हैं 2Mg + O2 2MgO, तो दो या दो से अधिक मिल रहे हैं, यहाँ पे एक बना रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं योग अभिक्रिया। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हमारा है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ना है हमको? वियोजन। सेकंड नंबर है हमारा वियोजन अभिक्रिया। उसका उल्टा, योग अभिक्रिया का उल्टा। कह रहा है कि वह अभिक्रिया, कापी पे लेकर बैठे हैं ना, लेकर बैठ जाइए और जो डिफिनीशन बोल रहे हैं उसको लिखते चलिए। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ एक, दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है। एक अभिकारक और उत्पाद कितने? दो या दो से अधिक। ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक हो और वो अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पादों में बदलता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब लेते हैं एग्जाम्पल CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे तो ये बनाएगा CaO + CO2। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट कर दिए तो क्या बना दिया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो एक है और दो बन गया। क्लियर। इसी तरह से पोटेशियम क्लोरेट को भी हम गर्म करेंगे, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। क्या है ये? पोटेशियम क्लोरेट। इसको गर्म कर दिए तो बना दिया पोटेशियम क्लोराइड। क्या बना? पोटेशियम क्लोराइड। क्लोरेट है, बना क्या रहा है? क्लोराइड, और ऑक्सीजन गैस निकल रही है, तो ये भी एक है और दो में टूट गया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया हो गया। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है भाई? तो विस्थापन। कौन सी? विस्थापन
अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या कई परमाणु मिल करके किसी भी यौगिक के एक परमाणु या कई परमाणु दूसरे यौगिक के एक परमाणु या कई परमाणुओं को हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या कई परमाणु किसी भी यौगिक के वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी यौगिक के एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु दूसरे यौगिक के एक या एक से अधिक परमाणुओं को क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, CuSO4 है, ये यौगिक है कॉपर सल्फेट, और इसको मैंने जिंक से क्रिया करा दिया, तो यह जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा और अपने इसके साथ आकर जुट जाता है, तो बनता है ZnSO4 प्लस Cu। तो जिंक क्या किया? कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CuO, कॉपर ऑक्साइड ले लिए और मैग्नीशियम से रिएक्ट कर दिया गया, तो यह मैग्नीशियम कॉपर को विस्थापित कर देगा और अपने इसके साथ जुट जाएगा, तो बनेगा MgO प्लस C। तो ये विस्थापन हो गया। क्लियर? अब आता है द्विविस्थापन। अभी तक तो हमने विस्थापन पढ़ा, अब क्या है भाई हमारा द्विविस्थापन। द्वि से शब्द से ही हम लोग कुछ अंदाज़ा लग रहा है। द्विविस्थापन मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक का धन आयन दूसरे यौगिक के ऋण आयन के से मिल करके अपने अपने आयनों का अदला बदली करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयन धनायन और ऋणायन अपने आप में आयनों का क्या कहते हैं? अदला बदली कर लेते हैं। एक यौगिक का धनायन उस यौगिक के ऋणायन के साथ और उस यौगिक का धनायन इस यौगिक के ऋणायन के साथ क्या होता है? अपने स्थान को, अपने संयोजन को क्या करते हैं? बदल लेते हैं। तो ऐसे अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, AgNO3 प्लस NaCl, ये धन आयन है, ये ऋण आयन, ये धन आयन है और ये ऋण। अब कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर आयन ये अपने स्थान को छोड़ देगा और सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड अपने स्थान को छोड़ देगा, तो ये धन आयन इसके ऋण आयन के साथ चला जाएगा, तो बनेगा AgCl, और ये ऋण आयन इसको छोड़ करके इसके साथ चलाएगा तो बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। चेंज करिए ना। तो ऐसी अभिक्रियाओं में जिसमें एक यौगिक का आयन दूसरे यौगिक के आयन के साथ क्या करता है? अदला बदली कर लेता है अपने स्थान को, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हमारा 5th नंबर अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें
किसी भी यौगिक में ऋणात्मक यौगिक ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जुटते हैं और धनायन, हाइड्रोजन, धातु वो हटते हैं, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्वों को जोड़ा जाता है तथा धन विद्युतीय तत्वों को हटाया जाता है। ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्वों को जोड़ा जाता है और धन विद्युतीय को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसी को उलट देंगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय को हटाया जाता है और धन विद्युतीय को जोड़ा जाता है उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय को जोड़ा जाएगा, धन विद्युतीय को हटाया जाता है, तो ऑक्सीकरण। और वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय को हटाया जाएगा और धन विद्युतीय को जोड़ा जाएगा उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। CuO प्लस H2 इक्वल हमें मिलेगा आपका CuO प्लस H2O। अब कॉपर ऑक्सीजन को हटा रहा है, देखिए यहाँ से धन विद्युतीय है, इसको हटा दिया गया, हटाया गया ना, ऑक्सीजन से कॉपर क्या हटा गया, तो क्या हो गया, अपचयन, अपचयन। और यह ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिल लिया और बना दिया H2, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ऋण विद्युतीय को जोड़ना, ऋण विद्युतीय जुट गया इसके साथ, ऑक्सीकरण, और धन विद्युतीय कॉपर हट गया तो क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, तो ये हो जाता है धन विद्युतीय का हटना, ऋण विद्युतीय का जुटना, या धन विद्युतीय का जुटना, ऋण विद्युतीय का हटना। ये दो प्रोसेस हो जाती है। इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं संक्षारण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, संक्षारण क्या है, ये इंग्लिश में कोराइजन बोलते हैं हम। आप लोग ध्यान दिए देखे होंगे कि धातु से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं होती है, मैक्सिमम, जितनी नहीं मतलब कि मैक्सिमम वस्तुएं, जैसे लोहा की बनी हुई, एल्युमिनियम की बनी हुई, कॉपर की बनी हुई वस्तुओं को देखते हैं कि नया रहता है तो उसका रंग कुछ दूसरा रहता है, रख देंगे इस तरह से कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे तो उसके रंग बदल जाते हैं। लोहे पर भूरे रंग का पाउडर बन जाता है, एल्युमिनियम काला हो जाता है, कॉपर हरे रंग का हो जाता है। गौर किएंगे आप लोग, ध्यान दीजिए होंगे। तो संक्षारण में कहते हैं कि वह क्रिया जिसमें वायु, जल, ताप के द्वारा और नमी के द्वारा धातुओं की सतह को धीरे धीरे नष्ट किया जाता है, खाया जाता है, उस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। वह क्रिया जिसमें वायु, नमी, ठीक ना, तथा ताप के द्वारा धातु के सतह को धीरे धीरे धातु कार्बन